सो हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू उड़ान आईएएस एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में मैं दिव्या आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में हम आगामी जो आपकी परीक्षाएं हैं व्यापम द्वारा आयोजित परीक्षाओं में जो कंप्यूटर विषय का संबंधित प्रश्न आता है उन पे चर्चा करेंगे। आज कुछ एमसीक्यू की सीरीज में आपके लिए लेकर आई हूँ। इन प्रश्नों को देख के आप आ रहे नए पैटर्न को समझेंगे, साथ ही साथ आपको कुछ नए तथ्यों की भी जानकारी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण सूचना देना चाहूंगी, एक जानकारी साझा करते हैं। इस जानकारी के अंतर्गत जैसे कि हमेशा की तरह इस बार भी हमारे संस्थान के द्वारा राज्य स्तरीय सीजीपीएससी प्री की टेस्ट सीरीज शुरुआत की जा रही है। इस टेस्ट सीरीज में कुल टोटल 50 टेस्ट होंगे, जिसमें 31 जीएस सीएसएट के 19 प्रश्न लिखे हुए हैं। साथ ही ये आपका 2 जुलाई से प्रारंभ होकर 31 जनवरी तक चलेगा। मतलब कि ये टेस्ट आप लोगों के लिए क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है, क्योंकि इसमें आपके सीसेट और जीएस दोनों ही पोर्शन शामिल हैं और ये बहुत लंबा चलने वाला है। तो बिल्कुल इस कोर्स को ज्वाइन कीजिएगा। यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर साथ ही आपको कॉन्टेक्ट डिटेल नीचे मिल जाएंगे। आप इन पे क्या कर सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर अगली सूचना की बात करूं तो नया सीजीपीएससी मेंस का एक बैच हमारे द्वारा प्रारंभ किया जा रहा है, जो कि आगामी 3 जुलाई रिसेंट जो 3 जुलाई है तब से शुरू होगा। तो मेंस की तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जो कि 7:30 से 10:30 सुबह की बैच आपकी होगी। तो इस तरीके से सूचनाओं के साथ हम इस वीडियो सीरीज को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है हमारा। प्रश्न कहता है सही का चुनाव कीजिए। सही का चुनाव कीजिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है किसी कीबोर्ड में, और आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। अगर इन ऑप्शंस को पढ़ें तो कहता है फंक्शन की संख्या 12 होती है। ऑप्शन बी कहता है मॉडिफायर की संख्या 4 होती है। ऑप्शन सी कहता है टॉगल की संख्या 3 होती है। और ऑप्शन डी कहता है इनमें से सभी। तो ये जो आपका प्रश्न है आप समझ पाए होंगे, ये कीबोर्ड से संबंधित है। कीबोर्ड एक बहुत ही महत्वपूर्ण आपका इनपुट डिवाइस होता है। इस इनपुट डिवाइस के अंदर हम विभिन्न प्रकार की कीज या फिर किसके बारे में, कुंजियों के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें एक फंक्शन की होता है, आप सभी बेहतर जानते हैं, एक मॉडिफायर की होता है, एक टॉगल की होता है। यहाँ पर उनके काम ना पूछ के उनकी संख्या दिया हुआ है। कहता है कि फंक्शन की 12 होती है, मॉडिफायर की 4 और टॉगल होती है 3। तो सबसे पहले देखते हैं ये सही कहता है कि नहीं। फंक्शन की बात करें तो ये बिल्कुल सही कथन है। F1 से F12 टोटल 12 फंक्शन कीज होते हैं कीबोर्ड में, दैट इज राइट वन। अगर मॉडिफायर की बात करें तो ये बिल्कुल ठीक कहता है। Alt, Shift, कंट्रोल और साथ ही आपका जो विंडोज होता है वो आपका 4 मॉडिफायर बटन में आता है। अगर बात करें टॉगल की तो ये इसकी संख्या 3 होती है। ये भी बहुत राइट ऑप्शन है। अगर कुछ लोगों को पता नहीं होगा टॉगल की क्या किसे कहते हैं, तो टॉगल कीज वे होते हैं जिनको अगर हम एक बार प्रेस करें तो वो अपना एक्चुअल ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, लेकिन अगर उसी बटन को दूसरी बार दबाए तो वो अपना इन्वर्ट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। समझाने के लिए देखते हैं। अगर आप कैप्स लॉक को एक बार प्रेस करेंगे तो आपके अक्षर कैपिटल लेटर में टाइप होने लगेंगे, लेकिन अगर उसी कैप्स लॉक को आप दूसरी बार प्रेस करेंगे तब आपके अक्षर कैपिटल ना होके अब स्मॉल में टाइप होने लगेंगे, मतलब अपना इन्वर्ट ऑपरेशन परफॉर्म किया उसने। तो ये आपका एक टॉगल बटन है। बिल्कुल उसी तरीके के नम लॉक बटन भी एक टॉगल बटन होता है और आपका स्क्रॉल लॉक भी एक टॉगल बटन होता है। नम लॉक से आप बिल्कुल इस कीबोर्ड में दिखने वाले न्यूमेरिक कीपैड को कंट्रोल करते हैं, और स्क्रॉल लॉक से आप चल रही स्क्रॉलिंग को क्या करते हैं, आप पॉज करने का काम करते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि कैप्स लॉक, नम लॉक और स्क्रॉल लॉक ये तीनों ही क्या हैं, आपके टॉगल कीज कहलाते हैं और संख्या में होते हैं 3। इस हिसाब से इन तीनों ही ऑप्शन सही होने के कारण आपका सबसे एप्रोप्रिएट आंसर होता है ऑप्शन डी। इनमें से सभी कथन क्या हैं, आपके सही हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया है। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। कहता है क्वेश्चन गलत कथन चुनिए। इसमें आपको फिर से 3 कथन दिए हुए हैं और 4 ऑप्शन है। कथन को पहले पढ़ते हैं और समझते हैं ये क्या कहता है। कथन कहता है www के आविष्कारक हैं टिम बर्नर्स-ली और रॉबर्ट कैलियम। तो यहाँ पे ये ऑप्शन जो दिख रहा है आपको, आप सभी www को समझते होंगे, आप लोग कंप्यूटर की तैयारी किए हैं, इनके बारे में सुना ही होगा। तो इसके आविष्कारक टिम बर्नर्स-ली और रॉबर्ट कैली होते हैं, ये सही ऑप्शन है। अगर बात करें दूसरे कथन की, इन दोनों ने मिलके 1989 में www का आविष्कार किया था, तो ये कथन भी आपका सही है। अगर तीसरे कथन की बात करें तो www का फुल फॉर्म, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सेपरेट भी आता है।
तो फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। तो ये भी आपका एक सही कथन है। इस हिसाब से तीनों ही कथन सही पाए गए हैं। अब प्रश्न कहता है गलत का चुनाव करें। ऑप्शंस देखते हैं। गलत केवल एक है तो ये रॉन्ग ऑप्शन है, क्योंकि तो फर्स्ट आपका कथन सही है। एक और दो गलत है तो ये भी ऑप्शन गलत है, क्योंकि दोनों सही है। एक दो तीन गलत है क्या, तो ये भी ऑप्शन गलत है, क्योंकि तीनों ही कथन सही है। तो चौथा ऑप्शन कहता है सभी सही हैं, तो ये ही इसका एप्रोप्रिएट आंसर है कि सभी कथन यहाँ पर क्या है आपके सही पाए जाते हैं, इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन मेरा कहता है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग दैट इज नोन एज सीडेक। अगर इस सीडेक की बात करूं तो कहता है इस सीडेक का मुख्यालय कहाँ पे है। कंप्यूटर की तैयारी कर रहे हैं आप सभी, तो ऐसे संस्थानों के बारे में भी थोड़ी जानकारी रखनी जरूरी है। अगर बात करूं इस सीडेक के बारे में, तो ये सीडेक जो होता है आपका सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, ये एक संस्थान है जो आपके कंप्यूटर से संबंधित नई नई क्या चीजों को क्या जो कि कंप्यूटर से संबंधित सारे कार्यों की क्या करता है, ये पूरा करता है। साथ ही आप सुपर कंप्यूटर जो सुने हैं उसके निर्माण में भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है पूछता है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी पुणे और ऑप्शन डी बैंगलोर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी पुणे। पुणे में है आपका सीडेक का मुख्यालय। सीडेक पुणे करके भी याद रखते हैं इसको। अगर इन चारों ऑप्शन में एक और फैक्ट बोलूं तो ये बेंगलुरु को भी ध्यान रखिएगा। बेंगलुरु को हम लोग सिलिकॉन वैली के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि आपका जो सिलिकॉन से बनने वाला जो माइक्रो प्रोसेसर होता है, माइक्रो प्रोसेसर चिप जिसे आप कहते हैं, वो कि वहीं पे क्या होता है, इन्वेंट होता है। यही वजह है कि बेंगलुरु को ध्यान रखिएगा। इस हिसाब से हम लोगों ने अपने 3 क्वेश्चन डील कर लिए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है देश की पहली क्षेत्रीय भाषा कौन सी है जिसका कीबोर्ड उसकी अपनी भाषा में है। यहाँ पर प्रश्न आपका फैक्चुअल है। बोलता है कीबोर्ड के बारे में ये प्रश्न पूछ रहा है। कीबोर्ड, और उस कीबोर्ड में हिंदी और इंग्लिश ना होके क्या होना चाहिए, उस पर्टिकुलर क्षेत्रीय भाषा का नाम। तो यहाँ पर तमिल, तेलुगु, उर्दू और देवनागरी 4 ऑप्शन दिख रहा है। इसमें सही उत्तर आपको बताना है कि वो क्षेत्रीय भाषा कौन सी है। तो वो क्षेत्रीय भाषा है आपकी तमिल। तमिल कीबोर्ड जो है वो पहली ऐसी कीबोर्ड है जिसमें आपको फॉन्ट्स उसके क्षेत्रीय भाषा में मिलेंगे। अगर उसका एक स्ट्रक्चर दिखाएं तो सिर्फ नॉलेज पर्पस ओनली इस तरीके का दिखने वाला एक कीबोर्ड होता है जिसमें आप देख पा रहे हैं फॉन्ट्स कौन सी भाषा में लिखे हुए, उनकी क्षेत्रीय भाषा में लिखा हुआ है। तो ये है आपका आंसर ऑप्शन ए तमिल। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है कंप्यूटर की विभिन्न पीढ़ियों का सही मिलान करें। सही मिलाना है, एक तरीके से सही जोड़ी बनाना है। ये बहुत ही बढ़िया पैटर्न का प्रश्न है। ऐसे प्रश्नों को अगर आप हल कर पाने में सक्षम होते हैं ना, तो आप वन लाइनर फैक्चुअल क्वेश्चंस को आराम से कर पाएंगे, क्योंकि इसमें एक नहीं एक से अधिक चीजों के बारे में हमको जानना पड़ता है, तभी प्रश्न बनेंगे। अगर इसको सॉल्व करें तो अप्रोच देखिएगा, ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कैसे करेंगे। लिखा हुआ है ए बी सी डी ई, जिसमें पहली से लेके 5वीं पीढ़ी का नाम है। उसके बाजू आपको कुछ वर्षों के ईयर्स के नाम दिख रहे हैं, और लास्ट में आपको ट्रांजिस्टर, वीएलएसआई, यूएलएसआई, वैक्यूम ट्यूब या एकीकृत सर्किट दिख रहा है। एक्चुअली ये क्वेश्चन आपका कंप्यूटर के वर्गीकरण के अंदर पीढ़ियों के बारे में या जनरेशन के साथ जो हम कंप्यूटर के क्लासिफिकेशन देखते हैं ना, उनके बारे में कहता है वो। तो फिर इस पीढ़ियों के साल या इस पीढ़ियों के वर्षों के साथ आपको उस पीढ़ी में इस्तेमाल होने वाले प्रमुख डिवाइस या फिर बोल सकते हैं मेन स्विचिंग डिवाइस के नाम दिया हुआ है कि उस पीढ़ी के कंप्यूटर मुख्य रूप से कौन सी डिवाइस को इस्तेमाल करते थे। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो हमारा अप्रोच होना चाहिए, सबसे पहले देखिएगा पहली पीढ़ी लिखा है मतलब ए। अब इस ए को एप्रोप्रिएट कौन सा वर्ष और कौन सा डिवाइस एप्रोप्रिएट है वो देखेंगे। तो इस पहली पीढ़ी के साथ अगर वर्ष की बात करूं तो 42 से 55, 1942 से 55 इसका सही वर्ष है। साथ ही वैक्यूम ट्यूब उस समय के कंप्यूटर में इस्तेमाल होते थे। इस हिसाब से ए के साथ सही जोड़ी बनता है 4 का, मतलब 4 का। अगर देखिए दूसरी पीढ़ी, तो दूसरी पीढ़ी का आपका वर्ष हो जाता है 1955 से 64, बिल्कुल पहली पीढ़ी के बाद। इस हिसाब से बी के साथ आपका ऑप्शन 1 का क्या होता है, सही जोड़ी बनेगा। तीसरी पीढ़ी के लिए आप बिल्कुल आगे लेंगे 64 से 75 के दौरान, और इस पे आप इस्तेमाल करते हैं एकीकृत सर्किट, दैट इज आईसी।
तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, सी के साथ लिख लेंगे 5। एकीकृत सर्किट हिंदी में लिखा हुआ है, अगर किसी को समझ ना आ रहा हो तो बता दें ये इंटीग्रेटेड सर्किट की बात कर रहा है, जिसको आप लोग आईसी भी बोलते हैं। अगर बात करें चौथी पीढ़ी की तो ये आपका 75 से 89, इसका मतलब है डी के साथ आपका ऑप्शन बैठेगा 2, दैट इज वीएलएसआई माइक्रो प्रोसेसर आधारित, मतलब कि वीएलएसआई माइक्रो प्रोसेसर उस दौरान इस्तेमाल किया जाता होगा। अगर बात करें लास्ट ऑप्शन ई की, तो ई के साथ बचा हुआ तीसरा जोड़ी ही सही है, क्योंकि 1989 के बाद अब तक, मतलब प्रेजेंट का जो ईरा है, पांचवी पीढ़ी है और ये यूएलएसआई वाले माइक्रो प्रोसेसर से बना होता है। इस हिसाब से ई के साथ आपकी जोड़ी बनती है 3 की। तो जब आप अपने नॉलेज के बेसिस पे इस तरीके का ऑप्शन स्वयं निकालेंगे तो इन ऑप्शंस को देख के कंफ्यूजन नहीं होगा। तो देखते हैं कौन सा हमारा सबसे बेस्ट मैच करता है इस ऑप्शन से, A4, B1, C5, D2 और E3। तो यहाँ पर ऑप्शन डी ही इसके साथ सबसे बेस्ट मैच कर रहा है। सेम टू सेम यही ऑप्शन यहाँ पर लिखा हुआ है, इसीलिए आपका ऑप्शन डी ही इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। आप लोग अगर एक दो पीढ़ी का भी याद है तो उसके साथ आप लोग बढ़ते क्रम के वर्षों में जाके भी पीढ़ियों का मिलान कर सकते हैं। तो ये प्रश्न हल हो गया हमारा। कंप्यूटर की पीढ़ियां एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। अगर इन पीढ़ियों के बारे में बताएं तो देख लीजिए 1 जनरेशन, 2 जनरेशन, 3, 4, 5 जनरेशन। बढ़ते क्रम या काल के आधार पे वैक्यूम ट्यूब से ट्रांजिस्टर से आईसी, साथ ही माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड आपके क्या होने लगे थे, कंप्यूटर होने लगे थे। तो बिल्कुल यही उन जनरेशन्स के क्या है, इवैल्यूएशन है कि कैसे कंप्यूटर हुआ करता था और अब कैसे होता है। अगर अगले प्रश्न की बात करें तो कहता है एक व्यक्ति को कंप्यूटर साक्षर कहा जाता है यदि वह सक्षम है। तो टर्म यहाँ पे लिखा हुआ है कंप्यूटर साक्षर। अगर इस कंप्यूटर साक्षर को समझाएं तो कंप्यूटर लिटरेसी भी इसको कहते हैं। कंप्यूटर लिटरेट पर्सन कौन होता है, अगर जरूरत आधारित एप्लीकेशन चलाने में सक्षम है तब वो कहलाएगा क्या, या फिर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बनाने में सक्षम है तब वो कंप्यूटर साक्षर कहलाएगा, अगर वो प्रोग्राम लिखने में सक्षम है तब साक्षर कहलाएगा, या फिर कंप्यूटर को हैक करने में सक्षम है तब कहलाएगा। तो देखिए, अगर आपको कंप्यूटर साक्षर कहलाना है तो आपको हैकिंग आनी जरूरी नहीं है, आपको एक प्रोग्राम लिखना या फिर प्रोग्रामर होना भी जरूरी नहीं है, सॉफ्टवेयर डेवलपर होना भी जरूरी नहीं है। आपको केवल और केवल जरूरत के हिसाब से एप्लीकेशन या फिर सॉफ्टवेयर को चलाने आ जाए, कंप्यूटर को ऑपरेट करना आ जाए, इतना काफी होता है। इसलिए ऑप्शन ए ही इसका सबसे सटीक आंसर मिलता है। ऑप्शन ए इज द राइट वन। कंप्यूटर लिटरेसी मतलब कंप्यूटर साक्षर जो कि जरूरत के हिसाब से कंप्यूटर को चलाने में सक्षम हो। देखिएगा, कंप्यूटर साक्षर के ऊपर ही एक और प्रश्न बनता है कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस एक ऐसा दिन जिस दिन आप कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाते हैं, उसका मेन आंसर होता है 2 दिसंबर। प्रतिवर्ष 2 दिसंबर को ये मनाया जाता है। बहुत फैक्चुअल डेटा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों मनाया जाता है इस दिन, इसका अगर आपको आंसर पता है तो आप लोग मुझे बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्यों मनाया जाता है, फिर हम बताएंगे। अगला अगर क्वेश्चन देखें तो निम्नलिखित को मेमोरी साइज के बढ़ते क्रम में जमाइए। निम्नलिखित को मेमोरी साइज, अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है केबी, एमबी, टीबी, जीबी और निबल। ये सभी आप लोग जानते होंगे। ये बी जो लिखा हुआ है कैपिटल वी, इसका मतलब होता है क्या, बाइट। बाइट मतलब ये आपके कंप्यूटर के मेमोरी से संबंधित एक क्या है, टर्मिनोलॉजी है। मेमोरी आप जानते हैं कंप्यूटर की एक मेमोरी होती है, मेमोरी यूनिट होता है। उस मेमोरी यूनिट में हम सारे डेटा को बिट, बाइट, निबल इनके तौर पे क्या करते हैं, संग्रहित करते हैं। यहाँ पर अगर बात करें इनका क्रम क्या होगा, तो सबसे छोटे से लेके सबसे बड़ा जमाना है। सबसे छोटा अगर केबी, एमबी, टीबी, जीबी में बताएं तो सबसे छोटा आपका हो रहा है 5 नंबर का, दैट इज निबल। निबल से बड़ी अगर इकाई देखें तो आपका होता है केबी, दैट इज 1। केबी के बाद बड़ा होता है एमबी, दैट इज 2। और एमबी के बाद 2 ऑप्शन है, टीबी और जीबी। टीबी मतलब टेराबाइट और जीबी मतलब गीगाबाइट। तो एमबी के बाद बिल्कुल होता है गीगाबाइट, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। और लास्ट और सबसे बड़ी इस क्रम में इकाई है मेरी टेराबाइट, दैट इज 3। तो 5, 1, 2, 4, 3 के क्रम में अगर कोई भी ऑप्शन आपको दिख रहा है तो वो आपका क्या होगा, सही आंसर होगा। 5, 1, 2, 3, 4
ये एक दिख रहा है 51243, 234 नहीं होगा, क्या होगा 243। तो इस हिसाब से ये दोनों ऑप्शन तो गलत ही हो गए, क्योंकि निबल जो होता है ना वो एक छोटी इकाई होता है, बाइट्स से छोटी इकाई है वो, इसलिए 5 सबसे पहले आएगा। 5 में भी दो ऑप्शन में हमारा कंफ्यूजन था, लेकिन हम लोग जानते हैं कि आपका जो टेराबाइट होता है वो इस पांचों में सबसे बड़ा है और निबल इन पांचों में क्या है, सबसे छोटा है। तो ऑप्शन डी इज द राइट वन। थोड़ा अगर इनके बारे में आप जानना चाहेंगे तो बिट जो होता है बाइनरी डिजिट का एक एब्रिविएटेड टर्मिनोलॉजी, जिसको स्मॉल बी से डिनोट करते हैं। बाइनरी डिजिट दैट इज 0 और 1। निबल जो होता है इसी बिट्स का 4 बिट का कॉम्बिनेशन होता है, ऐसे कोई भी 4 बिट के कॉम्बिनेशन आप लेंगे वो निबल कहलाएगा। अगर इसी कॉम्बिनेशन को मैं 8 बिट कर दूं, कोई भी 8, तो वो कहलाता है एक बाइट। ध्यान दीजिएगा, बिट को स्मॉल बी और बाइट को कैपिटल बी से डिनोट करते हैं। अगर मैं बोलूं कि इस 8 बिट को या फिर इसी 8 बिट या 1 बाइट को मैं 1024 बाइट बोलूं या 1000 बाइट बोलूं, 1000 बाइट को क्या कहा जाएगा, तो इसको कहा जाता है 1 किलोबाइट। और अगर इसी 1024 किलोबाइट को क्या कहा जाएगा बोले, तो कहा जाता है 1 मेगाबाइट। अगर इसी 1024 मेगाबाइट को क्या कहा जाएगा, तो इसको कहा जाएगा 1 गीगाबाइट। और अगर इसी 1000 गीगाबाइट को क्या कहा जाएगा, तो इसको कहा जाएगा एक क्या, टेराबाइट। तो ये आपका मेमोरी का क्या है, क्लासिफिकेशन है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स, इसको जरूर करके क्या करिएगा, याद करिएगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है घटते क्रम में जमाइए। यहाँ पर आपको कुछ एब्रिविएटेड टर्मिनोलॉजीज दिख रहे हैं, जस्ट लाइक एचवीडी, सीडी, डीवीडी या फिर ब्लू रे डिस्क। ठीक है, यहाँ पर आपको जो एब्रिविएटेड टर्म दिख रहे हैं, सबसे पहले आपको उसके फुल फॉर्म जानने होंगे, तभी जाके आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। यदि इनमें मैं सीडी की बात करूं तो ये होता है आपका कॉम्पैक्ट डिस्क। आप सभी जानते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क या सीडी जो हम लोग घरों पे एज अ मेमोरी डिवाइस इस्तेमाल किया करते थे। अगर डीवीडी की बात करें तो डीवीडी होता है आपका डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क या डिजिटल वीडियो डिस्क। अगर बात करें बीआरडी की तो ये होता है आपका ब्लू रे डिस्क। और अगर बात करें आपके एचवीडी की तो ये होता है आपका होलोग्राफिक वर्सेटाइल डिस्क। इस एचवीडी के बारे में थोड़ा कम अवेयरनेस होती है, इसको ध्यान रखिएगा। एचवीडी भी एक क्या होता है, आपका मेमोरी के लिए इस्तेमाल होने वाला ऑप्टिकल डिस्क है। दीज आर ऑल आर टाइप ऑफ ऑप्टिकल डिस्क ओनली। अब इसको जमाना है क्रम से जमाना है, तो इसका कुछ मेमोरी साइज होता है, उस साइज को जाने बिना आप इसको क्रम से नहीं जमा सकते। इन सबके साइज की यदि बात करो तो इनके साइज के बारे में यहाँ बात दी हुई है। सीडी आपका 700 MB होता है साइज में, डीवीडी आपका 4.7 GB होता है। सिंगल लेयर्ड वाले आपके मेमोरी साइज की मैं बात बता रही हूँ। ब्लू रे डिस्क आपके 25 से 30 होता है, 25 दशमलव नहीं है वो, 25 से 30 है। और अगर एचवीडी की बात करें तो 6 TB लिखा है, मतलब टेराबाइट तक के इसका मेमोरी होता है। फोटो में बात दिखा है अगर तो ये देख पा रहे हैं आप लोग, कॉम्पैक्ट डिस्क लिखा हुआ है, मतलब ये सीडी है। डीवीडी लिखा हुआ है, डीवीडी है। ये बीआरडी आपका ब्लू रे डिस्क है, रंग में हल्का ब्लू है ये। और अगर होलोग्राफिक वर्सेटाइल डिस्क की बात करें तो ये है आपका एचवीडी, जो कि एक सुनहरे रंग में होता है। तो ये है आपके 4 मेमोरी डिवाइस, जिसमें अगर आपको मैं मेमोरी क्षमता के आधार पे जमाऊं तो सबसे छोटा आपका सीडी है, फिर डीवीडी है, फिर ब्लू रे डिस्क है और फिर कौन सा होता है, एचवीडी। तो अगर ये आपको क्रम दिखेगा कहीं पे तो आप उसको टिक लगा सकते हैं। समझते हैं घटता पूछा है कि बढ़ता, बिल्कुल यहाँ बढ़ते क्रम में वो पूछा है। सबसे पहले आना चाहिए सबसे छोटा कौन सा, सीडी। इस हिसाब से एचवीडी वाला गलत हो गया है, क्योंकि एचवीडी को सबसे छोटा बोला है, जो कि गलत है। अगर सीडी सबसे छोटा है, उससे बड़ा क्या होना चाहिए, डीवीडी। तो यहाँ पर ब्लू रे डिस्क लिख दिया है, तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। इसी एलिमिनेशन मेथड से बनाइएगा आप प्रश्न। अगर डीवीडी और सीडी का क्रम सही है तो अगला देखते हैं। यहाँ एचवीडी लिखा है, यहाँ बीआरडी, तो दोनों में डीवीडी के बाद कौन सा मेमोरी साइज आता है, बीआरडी का 25 से 30 GB। इसका मतलब ये ऑप्शन सही है, ये फिर से गलत हो गया। एंड द लास्ट एंड द मोस्ट बिगेस्ट मेमोरी साइज है HVD, दैट इज होलोग्राफिक वर्सेटाइल डिस्क। तो ये आपका ऑप्शन डी इसका क्या है, सही उत्तर है। इस प्रकार के क्रम से इसको जमाया गया है। यह जो प्रश्न है, यह जो पैटर्न है, बहुत जरूरी है। अभी जून में हुए कुछ परीक्षाओं में इस सेम टू सेम प्रश्न को, सेम टू सेम पैटर्न को देखा गया है। आपको उन मेमोरी साइजेस को बिल्कुल रट के रखना चाहिए।
अगर अगला प्रश्न देखें तो कहता है कौन सा कंप्यूटर का सही संक्षिप्त रूप है, जैसे कि संक्षिप्त रूप या संक्षिप्ताक्षर, जिसको अंग्रेजी में एब्रिविएशंस कहते हैं। हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण हिडन टॉपिक है कंप्यूटर का। डीवीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, आईसी का क्या होता है, ये प्रश्न बार बार आते हैं। बिल्कुल उसी श्रेणी में आपको ये प्रश्न दिया गया है। कहता है कि कंप्यूटर, यहाँ पर दिखने वाला जो कंप्यूटर है इसका फुल फॉर्म ही क्या होगा। तो आपको 4 ऑप्शंस दिख रहे हैं जिसमें एक ही सही होगा, जिसको आपको टिक लगाना है। इसका सही ऑप्शन होता है ऑप्शन डी, कॉमनली ऑपरेटेड मशीन यूज्ड इन टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च, जहां पे COMU और E और R आपका क्या हो गया, सही ऑप्शन हो गया। यहाँ पे प्रोजेक्ट्स टर्म छूटा हुआ है, जिसको बिल्कुल लिखिएगा, क्योंकि कंप्यूटर का स्पेलिंग COMPUTER होता है। तो यहाँ पर इस तरीके से ये प्रश्न का आंसर आपको मिला। अगला देखते हैं, कौन सी इकाई उपयोगकर्ता से प्राप्त डेटा को कंप्यूटर के समझने योग्य प्रारूप में परिवर्तित करने के लिए जिम्मेदार है। प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, ऐसे प्रश्नों को, प्रश्न लेंदी लग रहे हैं सुनने में लेकिन आंसर बहुत आसान है। ये कहना चाहता है ऐसी इकाई, इकाई मतलब ऐसी यूनिट जो कि उपयोगकर्ता या यूजर से प्राप्त जानकारी को कंप्यूटर के समझने लायक जानकारी में बदलेगा। मतलब कि एक ऐसा यूनिट, ऐसा डिवाइस जो कि यूजर द्वारा दिए जा रहे ABCD 1 2 3 4 या ऐसे कुछ सिंबॉलिक आपके डेटा को, डेटा 3 प्रकार के होते हैं, मैंने लास्ट क्लासेस में, कई क्लासेस में एक्सप्लेन किया है। इसको किसके लायक समझने के लिए बनाएगा, कंप्यूटर के समझने लायक। और आप सभी जानते हैं कंप्यूटर 2 ही डेटा समझता है, 0 और 1, जिसको अभी बताए थे क्या कहते हैं, बिट। तो इस तरीके से आपके द्वारा समझने लायक डेटा को 0 1 के डेटा में परिवर्तित करने वाली डिवाइस कौन सी है। तो ऑप्शन है आउटपुट यूनिट, इनपुट यूनिट, मेमोरी की अंकगणित और तर्क यूनिट। अंकगणित और तर्क मतलब क्या बोलना चाहता है, ये एक मैथ्स कुछ सॉल्व करने की यूनिट। यहाँ पर इनपुट यूनिट इज द बेस्ट आंसर, बिकॉज input devices or input unit is the one who converts the data in computers appropriate language। यहाँ पर जो आपका 0 1 जो कंप्यूटर के समझने लायक डेटा है उसमें आपको कन्वर्ट करके देने की डिवाइस की जिम्मेदारी किसकी होती है, इनपुट डिवाइस की। तो ऑप्शन बी इज द राइट वन। अब इनपुट यूनिट देखे हैं आप लोग, तो आउटपुट उसका ऑपोजिट हो जाएगा, वो कंप्यूटर के समझने लायक डेटा को हमको समझाएगा। इसका मतलब वो कि 0 1 के डेटा को किसमें बदल देगा, इस प्रकार के डेटा में बदलेगा। दैट्स सो सिंपल। अगर बात करें मेमोरी यूनिट की, तो मेमोरी यूनिट आप सभी समझते हैं सीपीयू का एक भाग होता है। इसमें आप अपने डेटा को संग्रहित करते हैं, मतलब ये क्या हो गया, आपका मेमोरी यूनिट हो गया। इस प्रकार से ये प्रश्न हमारा खत्म होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर के संचालन को नियंत्रित करने के लिए डिजाइन किया गया है। कंप्यूटर का संचालन, ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, तो फिर कौन सा करेगा, कौन सा जिम्मेदार है कंप्यूटर को चलाने के लिए। ऑप्शन देखते हैं, यूजर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो कंप्यूटर को चलाने के लिए यूजर तो जिम्मेदार है ही, लेकिन इसके अलावा कंप्यूटर से जुड़ा एक भाग है जो इसको सबसे ज्यादा जिम्मेदार होता है चलाने में। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इसका सही आंसर नहीं होगा। सिस्टम सॉफ्टवेयर इसका एक सही आंसर लग रहा है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी नहीं होगा। अगर इन तीनों के बारे में आप नहीं जानते हैं तो ये तीनों ही सॉफ्टवेयर के प्रकार होते हैं जिसमें आपके कंप्यूटर के संचालन की जो नियंत्रित करने की जिम्मेदारी है ना, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर को दी जाती है। ऑपरेटिंग सिस्टम आप लोग सुने होंगे, दैट इज अ पार्ट ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, आई हैव एक्सप्लेन्ड इन द क्लासरूम ऑल्सो। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यूजर इसका सही उत्तर नहीं है, सिस्टम सॉफ्टवेयर इज द राइट वन। अगर इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम ऑप्शन होता तो वो भी आप लगाते थे, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्रश्न हमारा कंप्लीट होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पर दिख रहा है कुछ चिप जैसा। जब पीसी पर हम किसी भी डॉक्यूमेंट पे कार्य करते हैं तो उस समय डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से कहाँ स्टोर होता है। अस्थायी बोल रहा है मतलब कि क्या, टेम्पोररी रूप से, स्थायी नहीं बोल रहा है, टेम्पोररी बोल रहा है। कहाँ होगा, अस्थायी बोल दिया मतलब वोलाटाइल नॉन वोलाटाइल का कॉन्सेप्ट समझते होंगे आप लोग। अस्थायी बोल दिया मतलब कि वो एक वोलाटाइल की बात कर रहा है। और साथ ही आप लोग ये भी जानते हैं कि अस्थायी बोला है मतलब पावर सप्लाई या विद्युत सप्लाई बंद हो जाने के बाद वो डेटा क्या हो जाता है, मिट जाता है, इरेज हो जाता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, रैम, CD रोम, CPU या फिर रोम। तो देखिए ये
सेव करने वाली बात कर रहा है, स्टोर करने वाली बात कर रहा है, मतलब निश्चित रूप से एक इसका उत्तर मेमोरी से संबंधित डिवाइस होंगे। यहाँ पर मेमोरी से संबंधित 3 डिवाइस है, लेकिन चौथा आपका सीपीयू है। दैट इज अ रॉन्ग ऑप्शन। या तो रोम, या तो सीडी रोम, या रैम होना चाहिए। अगर अस्थायी मेमोरी की बात करें तो अस्थायी मेमोरी में आपका रोम नहीं आता। रोम एक प्राथमिक स्थायी मेमोरी होता है, ये एक अपवाद होता है प्राथमिक मेमोरी का, आप सभी जानते हैं। तो ऑप्शन डी गलत हो गया। सीडी रोम जो होता है वो भी एक अस्थायी नहीं होता। रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी, तो कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी भी इसका सही उत्तर नहीं होगा। केवल एक इसका सही उत्तर होगा, जो कि है रैम, दैट इज रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये आपका एक प्राथमिक मेमोरी होता है जिसको यूज ही केवल अस्थायी डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट वन। बिल्कुल इस तरीके से दिखने वाले आपके मेमोरी चिप्स की बात ये कर रहा है, जो कि आपके सामने है। अगर बात करें अगले प्रश्न की, तो कहता है इनमें से कौन डेटाबेस से संबंधित है। डेटाबेस, ये वर्ड आप सुनते होंगे कई बार। अब प्रश्न का ऑप्शन देख लेते हैं। नोटपैड, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेस या एमएस एक्सेल। तो यहाँ पर आपको कुछ एप्लीकेशंस के नाम दिया हुआ है वो, और अच्छे टर्म की बात करें तो दीज आर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स, और यू कैन से दीज आर एप्लीकेशन और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अगर इनके बारे में जाने तो नोटपैड में आप क्या करते हैं, बिल्कुल एमएस वर्ड की भांति कोई डेटा वर्ड प्रोसेसिंग करते हैं। एमएस वर्ड भी जो होता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के द्वारा बनाया गया एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होता है। दिस इज आल्सो अ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एमएस एक्सेस जो होता है वो बिल्कुल डेटाबेस बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें बने हुए डेटा को रिकॉर्ड कहते हैं, अगर ध्यान होगा आपको। अगर एक्सेल की बात करूं तो ये आपका गणितीय संक्रियाएं करने में सक्षम होता है, साथ ही ये टेबल, चार्ट, ये सब आदि बनाने में आपकी क्या करता है, सहायता करता है। इस हिसाब से ऑप्शन सी एमएस एक्सेस ही क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा। ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, सुने हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के पैकेज का एक क्या है, आपका सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है एमएस एक्सेस, और ये डेटाबेस से संबंधित काम करता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट वन। अब बाकी को भी समझ गए हैं क्या काम करता है। अगर बात करें अगले क्वेश्चन की, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड फैक्चुअल क्वेश्चंस। ऐसे क्वेश्चंस को बिल्कुल रट के रखिएगा, अदरवाइज बना तो एक नंबर, और नहीं बनने से बहुत क्या होता है, घर आने के बाद गिल्ट होता है। पहले कंप्यूटर माउस के निर्माण किसने किया था, सीधे सीधे पूछ रहा है यहाँ पर। ऑप्शंस आर डगलस एक्सेलबर्ट, रॉबर्ट जवाकी, विलियम इंग्लिश। इनमें से कोई नहीं। तो आपको क्या लग रहा है कौन सा आंसर होना चाहिए, पता है तो मुझे तुरंत बताइए। तो यहाँ पर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, डगलस एक्सेलबर्ट इसका सही उत्तर है। ये व्यक्ति यहाँ आप देख पा रहे हैं, बहुत प्यारी सी इनकी स्माइल है। ये जो यहाँ पर हाथ में पकड़े हुए हैं, बिल्कुल यहाँ पर एक व्हील है और एक कुछ छोटी सी डिवाइस इनके हाथ में है। यही एक क्या है, आपका माउस है, जो पहले पहले क्या हुआ था, निर्माण किया गया था। तो ये है आपके डगलस एक्सेलबर्ट, जिनके बारे में आप ध्यान रखिएगा। शायद इस इमेज के द्वारा आपको एक तर्क से याद भी हो जाए। ठीक है, तो देखते हैं अगला प्रश्न कहता है शब्द संसाधन, वर्ड रिसोर्सेज में डॉक्यूमेंट के भीतर टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने को क्या कहेंगे। मतलब कि आपके टेक्स्ट का क्या करना है, एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने की प्रक्रिया के बारे में पूछ रहा है। कहता है ब्लॉक ऑपरेशन, क्लिप आर्ट, कट एंड पेस्ट या फिर सर्च एंड रिप्लेस। तो आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा कट एंड पेस्ट। जब आप किसी भी शब्द को एक स्थान से दूसरे स्थान लेके जाते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं या तो आप कट पेस्ट करते हैं। कॉपी पेस्ट मतलब कि वो शब्द वहां से हटेगा नहीं, वहां से कॉपी करके दूसरी जगह पे आप पेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कट पेस्ट करते हैं तो वो शब्द अपने उस स्थान से हट के जहां पेस्ट करेंगे बस वहां चला जाएगा। तो कट पेस्ट ही यहाँ पे एप्रोप्रिएट ऑप्शन नजर आ रहा है। इस हिसाब से ऑप्शन सी इज द राइट वन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है प्रोग्राम में त्रुटि जिससे गलत या अनुपयुक्त परिणाम उत्पन्न होंगे उसको क्या कहते हैं। प्रोग्राम में त्रुटि जिससे गलत या अनुपयुक्त परिणाम, त्रुटि बोल रहा है और साथ ही किसमें बोल रहा है, प्रोग्राम में। तो प्रोग्राम बताए हुए हैं सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है आपका प्रोग्राम के तहत ही आपके सारे सॉफ्टवेयर डेवलप किए जाते हैं। एंड प्रोग्राम्स आर नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो ये प्रोग्राम में जो गलती होगी या परिणाम जो अनुपयुक्त आएंगे, उसमें जो एरर होता है एक तरीके से, उसको क्या कहा जाएगा। तो कहता है बग, BUG बग,
एक कहता है प्रोग्रामिंग एरर, एक कहता है बाइट, एक कहता है यूनिट प्रॉब्लम। तो यूनिट प्रॉब्लम एक इररिलेवेंट ऑप्शन है। बाइट तो आप जानते हैं मेमोरी से संबंधित शब्दावली है। अगर बात करें प्रोग्रामिंग एरर की तो बहुतों को ये ऑप्शन सही लगता है, लेकिन ये प्रोग्रामिंग एरर नहीं कहलाता, ये कहलाता है आपका बग। जो भी एरर आता है ना प्रोग्रामिंग के दौरान, जो प्रोग्रामर्स होंगे समझते होंगे भली भांति, तो उनको पता है कि इसको हम कहते हैं बग। कंप्यूटर प्रोग्राम में आने वाला क्या, एक कीड़ा या एक बग। अगर उस बग को हटाने की प्रक्रिया की बात करूं या प्रोग्राम से त्रुटि को हटाने का, तो वो कहलाता है आपका क्या, डीबगिंग। क्या कहलाता है, डीबगिंग। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण टर्मिनोलॉजी है, बिल्कुल लिख के और याद करके रखिएगा। अगर देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट को कौन सी कुंजी कहते हैं। आई हैव एक्सप्लेन्ड बिफोर, मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये तीनों और इन तीनों के साथ एक और की था, और सभी को मिला के क्या कहते थे, मॉडिफायर, अल्फा न्यूमेरिक, फंक्शन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर क्या होगा, मॉडिफायर, बिल्कुल ठीक। यहाँ पर शिफ्ट, कंट्रोल, आल्ट और विंडोज दिख रहा है आपको ड्राइंग में, इन चारों कुंजियों को सम्मिलित रूप से मिलाकर क्या कहा जाता है, मॉडिफायर बटन कहा जाता है। इस हिसाब से ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अल्फा न्यूमेरिक बटन, फंक्शन बटन, ये दोनों ही बटन अलग है, आपको पहले बताया जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से जुलाई 2005 में किस कंपनी ने एंड्रॉइड का लगभग 5 करोड़ डॉलर में अधिग्रहण किया था। मतलब ये पूछना चाहता है कि 2005 के बाद एंड्रॉइड किसके अधीन आ गया था। एंड्रॉइड, ये हरे रंग का कीड़ा, बहुत प्यारा सा, आप सभी जानते हैं। तो ये जुलाई 2005 का डेटा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कब किया गया है ये भी इंपॉर्टेंट है, किसका, किसके द्वारा किया गया है, इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा आप अमाउंट भी ध्यान रखिएगा। तो माइक्रोसॉफ्ट ने इसको किया है अधिग्रहित, गूगल ने किया है, नोकिया ने किया है कि एप्पल ने। तो सही उत्तर क्या है, गूगल है। गूगल इज द सुप्रीम वन, सभी को अधिग्रहित कर ले रहा है। यूट्यूब को किया है गूगल ने अधिग्रहित, सभी जानते हैं आप सभी। समय बताइएगा कब किया था गूगल ने। बिल्कुल इसी तरीके से रिवाइज करते जाएंगे, अकेले किसी को बैठ के रिवीजन करने का टाइम नहीं है, रिवीजन करना पड़ता है साथ साथ। तो गूगल ने किया है अधिग्रहण किसका, एंड्रॉइड का। तो ऑप्शन बी, गूगल इज द राइट वन। अगला क्वेश्चन कहता है एक पीबी का क्या तात्पर्य है। अब ये पीबी बोल रहा है, पीबी मतलब किसकी बात कर रहा है, पेटाबाइट। बाइट सुन लिए, मतलब समझ गए कि किससे संबंधित है, मेमोरी से। तो ध्यान दीजिए क्या था, पेटाबाइट। मैंने बताया था आपको थोड़ी देर पहले, अगर 10 की घात 3 रहता है तो किलोबाइट, 10 की घात 6 तो मेगाबाइट, 10 की घात 9 तो क्या था, गीगाबाइट। वैसे करते करते लंबी चौड़ी इसकी लिस्ट है। अगर पेटाबाइट की बात करूं तो 10 की घात 15, 12, 18 की 21। तो मेमोरी सेक्शन, मेमोरी यूनिट, स्पेशली बाइनरी मेमोरी यूनिट को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ऑप्शंस के हिसाब से ऑप्शन ए 10 की घात 15 इसका सही उत्तर है। एक पीबी या एक पेटाबाइट इक्वल होता है 10 टू द पावर 15 किसके, बाइट के। ठीक है, तो इस हिसाब से इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, आज की हमारी इस क्लास का आखिरी प्रश्न देखते हैं। सीडी रोम, सीडी रोम का फुल फॉर्म, ये भी एक प्रश्न बन जाता है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। तो सीडी रोम में कॉपी करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। देखिएगा इस प्रश्न को, थोड़ा लॉजिकली थिंकिंग है इसके अंदर। आपको मैंने बोला सीडी रोम एक क्या होता है, आपका ऑप्टिकल डिस्क होता है। सीडी मतलब ऑप्टिकल डिस्क आ गई सीधे सीधे। और रोम एक कैसी मेमोरी बोला था हम लोगों ने, रोम को बोला था हम लोगों ने प्राथमिक स्थायी मेमोरी। लेकिन फिर भी सीडी के अंदर जो रोम की टेक्निक है उसको मिटाने की प्रक्रिया बोल रहा है। बिल्कुल सही बोल रहा है। स्पेशल केसेस में ना आप सीडी रोम में भी क्या कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो, डेटा को फीड कर सकते हो। उसी प्रोसेस का नाम पूछ रहा है वो, प्रक्रिया का नाम। तो सीडी रोम में अगर आप कोई भी चीजें क्या करना चाहें, डालना चाहें, डेटा फीड करना चाहे, तो उस प्रोसेस को बर्निंग, जिपिंग, डिजिटाइजिंग या रिपिंग क्या कहते हैं उसको, बर्निंग, BURNING, बर्निंग मतलब जो जलाना समझते हैं आप सभी, उस तरीके का। तो बर्निंग इज द राइट वन। सीडी रोम में अगर कोई डेटा आपको डालना होता है, फीड करना होता है, कॉपी करना होता है, तो उसको हम बर्निंग कहते हैं। इस हिसाब से ये मेरी कंप्यूटर की सीरीज यहीं पे समाप्त होती है। उम्मीद है आप सभी को सारे क्वेश्चंस के आंसर पता होंगे, और अगर नहीं होंगे कुछ फैक्ट्स पता, तो आज चल गए होंगे। इसी तरीके से अपनी तैयारी को हमारे साथ और बेहतर बनाइए। हम इस तरह की वीडियो सीरीज और लाएंगे आपके लिए, जल्द से जल्द उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बने रहिए, देखते रहिए। थैंक यू सो मच।